Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the first chapter of your book Hornbill, and the chapter's name is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्रेट वो चीज़ है जो कि पेंट की जाती है, जैसे कि किसी की तस्वीर पेंट की जाती है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है वो किसकी है? एक लेडी की है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। और खुशवंत सिंह यहाँ पर जो हैं, खुशवंत सिंह यहाँ पर अपनी दादी की पोर्ट्रेट हमें लिखित रूप में बता रहे हैं। ही हैज़ रिटन and with his writing he wants to locate or picturize the portrait of his grandmother। तो जो खुशवंत सिंह हैं वो अपनी दादी की पोर्ट्रेट जो है अपनी राइटिंग के थ्रू ये कर रहे हैं। वो पिक्चर नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमें अपने इस चैप्टर में से उन्होंने ये जो लेसन लिखा है उसके थ्रू अपनी दादी को पिक्चराइज कर रहे हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ जो है और दादी माओं की तरह एक बूढ़ी औरत है। She had been old and wrinkled from the 20 years that I had known her। मेरी जो दादी माँ हैं वो बूढ़ी, मतलब बूढ़ी हैं, wrinkled हैं, झुर्रियाँ हैं उनके चेहरों पर, और ऐसी ही मैं उनको देखता आ रहा हूँ जब से मैं 20 साल से उनको ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहते हैं कि एक समय था कि जब वो यंग हुआ करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनके हस्बैंड हुआ करते थे। But that was hard to believe। लेकिन ये मेरे लिए, खुशवंत सिंह के लिए मानना मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। और मेरे बाबा जी की फ़ोटो, मीन्स दादाजी या बाबा जी जो भी आप बोलते हो, हम लोग बाबा बोलते हैं, तो मेरे बाबा जी की जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, वो लटकी हुई है, हंग है, प्लेस्ड है, हंग है, टंगी हुई है। कहाँ पे टंगी हुई है? मेंटल पीस किसे कहते हैं? जहाँ फायर प्लेस होता है, आग जलती है, उसके ऊपर जो स्पेस होता है उसके ऊपर की स्पेस पे, उसके ऊपर की दीवार पर टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन। उन्होंने क्या पहन रखा है? बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। एक तो बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है और जो कपड़े हैं वो बहुत ही लूज हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। और उनकी जो दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, उसने उनकी छाती तक को कवर कर रखा है, और उनको देखने से, उनका जो पोर्ट्रेट है उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो 100 साल की उम्र के तो होंगे ही। He did not look the sort of person who would have a wife or children। उनको देखकर नहीं लगता, क्योंकि वो वैसे ही 100 साल के बूढ़े लग रहे हैं देखने में, तो उनको देखकर ये नहीं लगता कि कभी भी उनके पास वाइफ और चिल्ड्रन होंगे। He looked as if he would only have lots and lots of grandchildren। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनको देखकर सिर्फ यही समझ में आता है कि उनकी इतनी एज है तो उनके पास सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे तो होना इम्पॉसिबल है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। अब ये कहना कि मेरी ग्रैंड मदर यंग रही होंगी, जवान रही होंगी, सुंदर रही होंगी, ये थॉट जो है वो ऑलमोस्ट रिवोल्ट करने वाला, मतलब विवादित था, मेरे अंदर
जो है रिवोल्ट करता था। मैं मानने पे मैं नहीं मान सकता था, मेरे अंदर द्वंद्व चलता रहता था कि ये कभी भी यंग रही होंगी और सुंदर भी रही होंगी। She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर बताती रहती थी कि जब वो बच्ची थी तो वो बच्चों वाले खेल खेलती थी। That she seemed quite absurd and undignified on her part. अब उनके बताए हुए जो गेम्स होते थे वो मेरे लिए बड़े एब्सर्ड थे, अनडिग्निफाइड थे ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। तो वो जो भी बताती थी कि हम ये गेम खेलते थे, हम वो गेम खेलते थे, क्योंकि हमारे टाइम में वैसे गेम्स नहीं हुआ करते थे, तो उनके टाइम के गेम्स जो हैं एक फेबल मतलब जो कि पुरानी ज़माने के जैसे साधु संत कहानी सुनाते थे, तो वैसी बातें लगती थी कि ऐसा कभी होता होगा। तो वो प्रॉफिट्स की जो कहानियाँ होती थी वैसे हम उसको ध्यान से सुनते थे। She had always been short and fat and slightly bent. जो दादी हैं वो अक्सर क्या हैं, वो मतलब ऑलवेज हमेशा से एक तो शॉर्ट हैं, छोटी हैं, नाटे कद की हैं, फिर फैट हैं, मोटी हैं, और स्लाइटली बेंड हैं, झुकी हुई भी हैं। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ है। झुर्रियों की वजह से जो धारियां हैं, झुर्रियों की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ, वो पूरे चेहरे को ढके हुई हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. और वो ऐसी ही हैं जब से हम उनको जानते हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और तब से मैं जान रहा हूँ, मतलब खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं तब से ये जान रहा हूँ, जब से मतलब मैंने दादी को देखा है तब से वो ऐसी ही बूढ़ी हैं, उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। और वो जैसे लगता है कि उनकी एज वहाँ पर आकर अटक सी गई है, उससे ज़्यादा वो ना बूढ़ी हुई और ना ही वो मैंने उन्हें जवान देखा। 20 साल से मैं उनको वैसे ही देख रहा हूँ। She could never have been pretty. वो प्रिटी तो नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड प्रिटी और ब्यूटीफुल। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी ब्यूटीफुल मतलब प्रिटी तो नहीं थी, ऊपरी सुंदरता तो उनकी जो शारीरिक सुंदरता थी, जो ब्यूटी थी, वो व्रिंकल पड़ गए थे, झुर्रियाँ पड़ गई थी, तो जो शारीरिक सुंदरता है वो तो नहीं थी, लेकिन मेरी दादी के इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी। वो अंदर से बहुत सुंदर थी, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनका मतलब दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। शी वॉज ब्यूटीफुल। तो वो शारीरिक रूप से तो सुंदर नहीं थी, लेकिन वो आंतरिक रूप से बहुत ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो पूरे घर में घूमा करती थी, कैसे कपड़े पहन के, स्पॉटलेस वाइट, एकदम सफ़ेद कपड़े, क्योंकि विडोज सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। उनके पहले ही बता दिया है खुशवंत सिंह ने कि दादाजी नहीं थे, तो वो सफ़ेद कपड़े पहनती थीं जो विडोज़ पहनती हैं। तो वाइट कपड़ों में वो पूरे घर में घूमा करती थी। एक हाथ वो कमर पे रखती थी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और एक हाथ उनके बैलेंस टू स्टूप
एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ में उनके माला होती थी, रोजरी जिसको कहते हैं, माला होती थी, उसमें बीड्स होते हैं, मोतियाँ होती हैं, जिनको हम प्रेयर करते वक्त क्या करते हैं, मंत्र जाप करते वक्त, जैसे एक मंत्र ख़त्म हुआ तो फिर एक मोती आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक मंत्र ख़त्म हुआ तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो मंत्र जाप करते हुए उसको फेरा करते हैं, माला फेरना, माला जपना कहते हैं। तो उनके हाथ में रोजरी हुआ करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. Her silver locks मतलब उनके ग्रे हेयर्स, सफ़ेद बाल, यहाँ पे सफ़ेद बालों को सिल्वर लॉक्स कहा गया है। तो जो उनके सफ़ेद बाल हैं, जो ग्रे हेयर्स हैं, वो क्या हैं, स्कैटर्ड हैं, मतलब कॉम नहीं किए हुए हैं, अनटाइडी हैं, वो सही से बाल झड़े हुए नहीं हैं। तो उनके वो कहाँ आ रहे हैं, पेल फेस पे आ रहे हैं, पकर्ड फेस पे आ रहे हैं, उनके जो चेहरा है उसके ऊपर आ रहे हैं देखने में, पकर्ड फेस एंड, और जो उनके लिप्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं इनऑडिबल प्रेयर, वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उनके जो बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, वो उनके पीले पड़े हुए चेहरे पे, कलरलेस चेहरे पे आ रहे हैं, झुर्रियों से भरा हुआ जो चेहरा है उसके ऊपर बिखरे हुए हैं, और जो उनके लिप्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रेयर, जो लिप्स हैं वो चल रही हैं लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है, ऐसी वो प्रेयर कर रही हैं। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत खूबसूरत हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे वो अपनी दादी की खूबसूरती को बयां कर रहे हैं कि वो कैसी हैं, वो विंटर्स की लैंडस्केप, माउंटेन के लैंडस्केप जैसी हैं, बिल्कुल बर्फ़ से, जो विंटर में आप देखेंगे माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ की चादर बिछी होती है, वैसे। एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो बिल्कुल वैसी हैं, कैसी, जैसे कि हाँ वह सर्दी के में पहाड़ी ज़मीन जैसी हैं, और शांति और संतुष्टि भरी सांसें लेते हुए शुद्ध सफ़ेद पवित्रता फैली हुई है, ऐसा लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत पवित्र आत्मा हैं, उनके अंदर इतनी पवित्रता है कि शांति का निवास है, शांति का भंडार है, कंटेंटमेंट है उनके अंदर। तो इतनी सुंदर हैं उनकी दादी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ नरेटर कहते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in city and we were constantly together। जब मेरे पेरेंट्स गए तो मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए और हम दोनों एक साथ ही रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। वो मुझे सुबह जगाती थीं और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थीं। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे वो सुबह उठा देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। स्कूल के लिए तैयार करते हुए वो क्या करती थी, प्रेयर करती थी, एक मोनोटोनस, एक अजीब सी आवाज़ में वो गाना गाया करती थी। जब वो मुझे नहलाती थी और ड्रेस पहनाती थी, उस समय वो गुनगुनाया करती थी और वो इस उम्मीद में ये करती थी कि मैं उसे ध्यान से सुनूंगा और मैं उसे लर्न कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी।
बट नॉट बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं उसको लर्न करने के लिए कभी भी मैंने उस पर ध्यान इतना नहीं दिया। उनकी गुनगुनाहट, उनका गाना मुझे पसंद था, लेकिन उस गाने को, उस प्रेयर को मैंने कभी लर्न नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब सब चीज़ करने के बाद वो क्या करती थी, वो, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बात है, विलेज की बात है, तो वुडन स्लेट लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पे लिखा जाता था। तो उसको क्या किया जाता था, उसको प्लास्टर किया जाता था। कुछ काले रंग से करते थे, कुछ सफ़ेद रंग से करते थे, और अलग अलग रंग के वो इंक्स बनाते थे, उससे लिखा जाता था। तो वो लकड़ी की तख्ती ये करती थी। अर्थन, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसका इंक पॉट था, पेन था, और ये सब टाई करके वो नरेटर के हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टॉल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। रोज़ हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट में क्या होता था, एक बासी रोटी होती थी, उसके ऊपर बटर और शुगर, घी और चीनी लगा देती थी दादी, और वही मैं खा लेता था। वही मेरा जो है ब्रेकफास्ट होता था। शी कैरीड सेवरल स्टॉल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग। और जब मुझे वो स्कूल ले जाती थी तो अपने साथ बासी रोटियां भी ले जाती थी। वो बासी रोटियां वो कुत्तों के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो हैं, मेरी दादी जो हैं, मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और गांव में ऐसा अलग से कोई प्राथमिक विद्यालय तब नहीं बना था, तो जो मंदिर के पुजारी थे वही पढ़ाया करते थे। तो मंदिर की भी देख रेख हो जाती थी और वो बच्चों को पढ़ा भी देते थे। तो जो पंडित थे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, आ ई ई ए बी सी डी, जो भी उस समय किताब चलती रही हो, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे, और साथ ही साथ ईश्वर की प्रार्थना करना भी सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर करना भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब हम बच्चे वरांदा में बैठकर या तो अल्फ़ाबेट्स रिसाइट कर रहे होते थे या मॉर्निंग प्रेयर रिसाइट कर रहे होते थे, उस समय मेरी दादी माँ जो हैं वो मंदिर के अंदर बैठकर क्या पढ़ रही होती थी, धार्मिक किताबें पढ़ रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो हम दोनों एक साथ वापस घर चले आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door. और इस बार तो जो कुत्ते होते थे वो मंदिर के दरवाजे पे ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब ये लौटते समय वो चपाती फेंकते हुए आते थे। तो क्या होता था, कुत्तों में फाइट होती थी, वो आपस में लड़ने लगते थे उस चपाती के लिए और ग्राउल करते थे, गुरगुराते थे, अजीब सी आवाज़ निकालते थे एक दूसरे को डराने के लिए कि मैं ले लूँ जल्दी, मैं ले लूँ जल्दी। तो ग्राउल करना होता है, गुरगुराना होता है, गुर्राते हैं ना डॉग्स। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स आराम से सेटल हो गए सिटी में, they sent for us, उन्होंने हमें भी बुलवा लिया।
दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यहीं पे हमारी दोस्ती में, मतलब दादी और मेरी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. जबकि यहाँ भी मैं और दादी सेम रूम ही शेयर करते थे, लेकिन दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मैं मोटर बस में बैठ के जाता था, इसलिए दादी नहीं आती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब कोई कुत्ते नहीं थे सड़क पे, तो दादी ने क्या किया, अलग सा एक नियम निकाल लिया। वो हमारे कोर्टयार्ड में जो घर था, उसमें जो बरामदा था, उसमें वो किसको दाने डालने लगी, स्पैरोज को, गौरैया लोगों को दाने डालने लगी। As the year rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल पे साल बीत रहे थे, अब हम एक दूसरे को कम देख पाते थे, कम समय दे पाते थे। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कभी कभी वो मुझे स्कूल के लिए जगा देती थी और तैयार भी कर देती थी। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो दी मुझे तैयार कर देती थी और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो मैं इंग्लिश में बताता था कि मुझे वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया, दुनिया भर की चीज़ें मैं उनको बताता था। दैट मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीज़ें उन्हें दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, ये सब उनको आता नहीं था, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English school and was distressed that there was no teachings about God and the scriptures. दादी को ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को समझ में नहीं आती थी और उससे वो बहुत दुखी थी कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में भगवान के बारे में और एथिक्स के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इस पढ़ाई से वो नाखुश थी, वो खुश नहीं थी। One day I announced that we were being given music lesson. एक दिन मैंने घर आकर बताया कि मुझे म्यूज़िक लेसन दिया गया है, गाना गाने का लेसन दिया गया है। She was very disturbed, वो बहुत परेशान हो गई। To her, music was lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle flock. अब जब मैं आया और मैंने जब बताया कि हमें क्या दिया गया है, म्यूज़िक तैयार करना है, म्यूज़िक के बारे में ही करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और उन्हें लगा कि जो म्यूज़िक है वो लुइड एसोसिएशन नहीं है, वो अच्छे लोगों के लिए, मतलब हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए नहीं होता है, वो पवित्र चीज़ है। एक मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ये म्यूज़िक नहीं बना हुआ है, ये तो उन लोगों के लिए बना हुआ है जो हार्लॉट हैं, गरीब हैं और बेगर हैं, भिखारी हैं, वो गाना गाकर अपना पेट पालते हैं। कि जेंटल मतलब बड़े लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका जो साइलेंस था, जो चुप्पी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये चीज़ बिल्कुल नापसंद थी, नागवारा थी।
शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो बहुत कम मुझसे बातचीत करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा, तो वहाँ मेरा अलग रूम हो गया। और अब जो है हमारी दोस्ती का जो दौर था, जो हमारे में बंधन था, वो बिल्कुल ही टूट गया। वो एकदम से टूट सा गया। मतलब अब एकदम हमारे बीच वो फ्रेंडशिप नहीं रह गई। वो हमारी फ्रेंडशिप जो है, जो बंधन टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी जो दादी हैं उन्होंने इस को स्वीकार कर लिया, लेकिन एकांत। कैसे स्वीकार किया? उन्होंने अपने आप को एकदम से औरों से बाइकआउट कर लिया, एकदम एकांत में चली गई, शांत हो गई। वो किसी से ना बात करना, ना चीट करना। वो उन्होंने रेजिग्नेशन से, मतलब किसी से भी बात वो नहीं करती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब आपको स्पिनिंग व्हील के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़माना तो रेडीमेड कपड़ों का है। अगर आपको गांधी जी याद हों तो वो चरखा चलाया करते थे, और चरखा चलाकर सूत काता करते थे। रुई से धागा बनता था और धागे से कपड़ा बनता था। तो वह उस समय स्पिनिंग व्हील उस चरखे को कहते थे। तो यहाँ पे भी दादी क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील चलाती थी और दिन भर चलाती थी, जिससे किसी से उनको बात ना करनी पड़े। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो पूरा सुबह से शाम तक वो उसी स्पिनिंग व्हील के सामने बैठी रहती थी, धागा काटा करती थी और अपने प्रेयर किया करती थी, अपनी पूजा पाठ किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। खाली दोपहर के समय कुछ पलों के लिए वो खुद को रिलैक्स करती थी, खुद को कंफर्ट देती थी, खुद को आराम देती थी। वो भी आराम किस तरीके से देती थी? वो स्पैरोज़ को, गौरैया लोगों को फीड कराती थी, खाना खिलाती थी, चारे डालती थी, दाने डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. अब जब वो वरांदा में बैठती थी, शी सैट इन द वरांदा और ब्रेकिंग द ब्रेड्स, वो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर लेती थी। तो उस समय 100 की संख्या में, 1-2 की संख्या नहीं, 100 मतलब करीबन 100 चिड़िया आ जाती थी और सब मिलकर एक साथ जो है चर्प करती थी, ज़ोर ज़ोर से दाना मांगती थी और उनके इर्द गिर्द क्या करती थी, उन बैठ कर चर्प करती थी, ज़ोर ज़ोर से ची की आवाज़ निकाल कर खाना मांगती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ आकर उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो बहुत प्यार से स्माइल करती थी लेकिन कभी भी उन्होंने उनको शू नहीं किया, उन्होंने भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये सबसे खुशी का पल उनके लिए होता था। ये आधा घंटा का समय उनके लिए जीवन का सबसे खुशी का पल होता था जब वो चिड़ियों के साथ होती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. अब जब मैं विदेश जाने की बात
अपने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना था, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी जब सुनेंगी तो वो बहुत ही दुखी होंगी। और मुझे 1-2 साल नहीं, मुझे पूरे 5 साल उनसे दूर रहना था। एंड एट द एज वन कुड नेवर टेल, और इस एज में श्योरिटी भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दादी इतनी बूढ़ी हो चली थी। ये भी नहीं गारंटी दी जा सकती है कि 5 साल में वो ज़िंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, मैं उनसे वापस आके मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को ये विश्वास था कि वो ज़िंदा रहेंगी, और इसीलिए वो सेंटिमेंटल नहीं हुई। उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया, इमोशंस नहीं दिखाया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन मुझसे बात नहीं की, और ना ही कोई इमोशन, ना ही दुख, ना ही खुशी, कुछ भी जाहिर नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वो सिर्फ और सिर्फ किस में खोई हुई थी? प्रेयर में। उनके लिप्स प्रेयर कर रहे थे, उनके माइंड में भी प्रेयर चल रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। उनकी जो फिंगर्स थी वो चल रही थी, एक मंत्र पूरा होता था तो एक बेड आगे बढ़ जाता था, एक मंत्र पूरा होता था एक बेड आगे बढ़ जाता था, तो वो कंटिन्यूअसली उसी में ध्यान लगाई हुई थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और बहुत शांति से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherish the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और ये चीज़ जो उन्होंने किया वो मुझे इतनी अंदर से खुशी दे रहा था। वो उनका जो लिप का इम्प्रेशन था, जो उन्होंने मेरे माथे पे किस किया था, और वो जो मैं फ़ील कर पा रहा था, वो बहुत ही, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे लिए वो बहुत ही खुशनुमा पल था। फ़िज़िकल टच, उनका जो फ़िज़िकल टच था, वो बोल नहीं रही थी, वो कुछ भी ये नहीं कर रही थी, खाली उन्होंने मुझे बहुत साइलेंटली चुपचाप एक किस किया, और वो किस मैं 5 साल तक भूल नहीं पाया। बट दैट वॉज नॉट सो। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और 5 साल बाद मैं वापस आया और मैं उनसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, जैसा कि पहले बताया था राइटर ने, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसी थी वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, खाली प्रेयर एंड प्रेयर। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड me in her arms, I could hear her reciting her prayers। जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में समेट लिया, गले लगा लिया, तब भी मुझे उनके प्रेयर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer, and with the फेरी वोलस रिबुक्स। अब जो फर्स्ट डे मैं जिस दिन आया, पहले दिन मेरे अराइवल पर भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उनकी चिड़ियों के साथ ही था। रिवोलस रिबुक्स मतलब प्यार से डांटना, मतलब डांट फटकार, झूठी डांट फटकार लगा रही थी कि तुम मेरे सर पे मत बैठो, तुम मेरे पैर पे मत बैठो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो प्यार से डांट रही थी, उनमें कोई गुस्सा नहीं था, वो प्यार जता रही थी और खिला भी रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर। इवनिंग में जाने क्या हुआ, उनके अंदर एक चेंज देखने को मिला। आज से पहले कभी भी ये चेंज नहीं देखा गया था। शी डिड नॉट प्रे। अरे उन्होंने तो प्रे ही नहीं किया। वो हमेशा प्रे करती थी, लेकिन उन्होंने प्रे नहीं किया। उन्होंने क्या किया? शी कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग।
उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने आसपास की औरतों को, पड़ोसी औरतों को इकट्ठा कर लिया और ड्रम ले लिया। यहाँ ड्रम का मतलब ढोलक ले लिया, एक पुराना ढोलक ले लिया और उसे बजाना शुरू किया और गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और उन्होंने आसपास की औरतों को क्या किया, इकट्ठा कर लिया और ढोल ले लिया और गाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक तो उन्होंने टूटे हुए ढोलक को, ढीली खाल वाली ढोलक को खूब ज़ोर से पीट कर, डिलैपिलेटेड मतलब यही होता है कि मतलब पुरानी हो चुकी है, उसकी खाल ढीली हो चुकी है, वो उतने अच्छे से बज नहीं रही थी, लेकिन उस पे ही वो खूब ज़ोर से उसको बजा के, और जैसे योद्धा युद्ध जीत के आते हैं उनकी खुशी में लोग गीत गाते हैं, वैसे ही वो अपने नाती के आने की खुशी में, राइटर के आने की खुशी में खूब गाना उन्होंने गाया। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। हमें उन्हें मना करना पड़ा, हमें उन्हें समझाना पड़ा कि दादी माँ अब गाना बंद कर दो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। That was the first time since I had known her that she did not pray। पहली बार मैंने देखा था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में प्रेयर नहीं की थी, प्रेयर करने की जगह पे ढोलक बजा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। उनको बुखार चढ़ गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग ढंग से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। अब उन्होंने हमें बता दिया था कि उनकी मृत्यु पास आ गई है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। कहती हैं कि उनकी जो जीवन यात्रा है वो जो है ख़त्म होने वाली है, और मतलब उन्होंने ढोल बजाकर और ये सब करके उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, तो वो ये सोच रही थी कि उसकी वजह से उनको मृत्यु आई है, उन्होंने छोड़ा। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी एक भी पल अब वो वेस्ट करें किसी से बात करके, अब वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड। हमने मना भी किया, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली। एकदम शांति से लेट गई इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। और माला फेरना शुरू कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। जब तक हम समझ पाएँ कुछ भी, तब तक उनकी लिप्स शांत हो गई, हिलना बंद कर दी, और जो रोजरी, जो माला थी, वो उनके बेजान हाथों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अब यहाँ पर जो है वो शांति भरा पीलापन, पार्लर का मतलब होता है उनके चेहरे पर एक शांति भरा पीलापन देखने को मिला, और हम लोग इसको देख के समझ गए कि अब वो नहीं रही, वो ख़त्म हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हम लोग ने उन्हें बिस्तर से उठाकर अलग रख दिया, नीचे रख दिया। एंड एज इज़ कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud। एक तो ये नियम है कि
मतलब जो बेड से उतार के नीचे रख दिया जाता है। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा रिवाज होता है उनको ज़मीन पर लिटा दिया गया और एक लाल रंग का कफन जो होता है उससे उनको ढक दिया गया। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब होता है कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग we left her alone to make arrangements for her funeral. थोड़ी देर रोने के बाद, कुछ घंटे रोने धोने के बाद हम लोग जो है उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब उनको जलाने के लिए, मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमने एक क्या बनाया था, तख्ती बनाई थी, स्ट्रेचर बनाया था अपने हाथों से, मतलब हाथों से बनाया जाता है। तो वो स्ट्रेचर लेके जब हम उनके कमरे में गए तो क्या हुआ, द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और वो अस्त हो रहा था लेकिन उसकी जो रोशनी थी वो उनके कमरे को चकाचौंध कर रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हम आधे रास्ते में रुक गए और हम देखने लगे, मतलब हजारों की संख्या में वहाँ क्या थी, स्पैरोज थी, चिड़िया थी। वो गौरैया वरांदा में बैठी हुई थी, उनके कमरे में बैठी हुई थी, वो उनके बॉडी के इर्द गिर्द किनारे किनारे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वो शोर नहीं मचा रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड टू देम। हमें बहुत दुख हुआ कि इन चिड़िया को अब खाना कौन देगा, तो मेरी माँ जो है जाकर कुछ ब्रेड ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी वैसे ही माँ ने भी किया। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और उसके बाद उन चिड़ियों की तरफ फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और वो गौरैया जो चिड़िया थी उन्होंने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. और जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से अपनी दादी की बॉडी को हटाया, वो वहाँ से चुपचाप उड़ गईं। उन्होंने एक भी टुकड़ा ब्रेड का नहीं खाया। The next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे स्वीपर आया, काम वाला आया, उसने वो सारे ब्रेड क्रम्स इकट्ठे किए और डस्टबिन में डाल दिए। मतलब कहने का ये है कि वो स्पैरोज़ अलविदा कहने आई थी अपने मालिक को, जो रोज़ उनको फीड कराता था। वो भी समझ रही थी कि अब उनको फीड कराने वाला मालिक नहीं रह गया है। तो यहाँ पर बहुत ही गहरा रिश्ता बताया गया है इंसान और जानवर का, पक्षियों का। तो दादी जो हैं वो बहुत ही साफ़ हृदय की थी, बहुत ही कोमल हृदय की थी। उनका जो नेचर था वो अनकंडीशनल था। तो जो है चिड़िया भी वह उसी तरीके से उन्हें प्यार करती थी। वो खाने की भूखी नहीं थी, वो प्यार की भूखी थी। उन्हें पता था कि हमें प्यार करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ब्रेड क्रम्स नहीं छुए और वहाँ से उड़ गई। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, एंड if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to help you out. See you in the next video. Till then, bye bye.